हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? पढ़ना लिखना शुरू करें। चलिए, और बेटा आप लोग डेली डेली डाउट भेजते रहिए। कुछ कुछ थोड़े थोड़े डाउट हम कराते रहेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का डाउट, मोशन वनडी का डाउट, ठीक है? यानी कुल मिला के मोशन वनडी और प्रोजेक्टाइल मोशन दोनों के डाउट आपको भेजने हैं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अभी मेरे पास कुछ डाउट आए थे, वो मैं करा देता हूँ। जैसे कि मेरे को जो क्वेश्चन पूछा गया बेटा, ये क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग, ठीक है? देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है और हमसे बोला है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी। सब लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, है ना? और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या दिया गया बेटा? ये टाइम है इधर की साइड और ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है बेटा? अब देखना, बहुत आराम से सुनना, डरना नहीं। अब ऐसे करके और ये ऐसे। अब यहाँ पर बेटा ये 40, ये मीटर में है, ये मीटर में है। उसके बाद यहाँ पर ये 6 सेकेंड 5 सेकेंड है कि 6 सेकेंड है? 1 2 3 4 5 6 सेकेंड है, 7 8 9 सेकेंड है। ये टाइम सेकेंड में है बेटा, डरना नहीं। उसके बाद ये 10 11 12 13 14 ये बीच से चल रहा है, ठीक है? ये 15 सेकेंड है, देखिए 15 सेकेंड है ना? और ये 20 है और टाइम इन मिनट है। सॉरी, थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है? ये 6 है, ओके। उसके बाद 7 8 9 10, ये 10 होना चाहिए था, ये 9 कैसे हो गया? अच्छा, अगर ये हमने 5 माना, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर ये 10 होगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये सब गड़बड़ है बेटा। इन्होंने गड़बड़ किया है, चलो मान लो, देख लेते हैं। अब मुझसे कह रहा है एवरेज वेलोसिटी, इसके लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए एरिया निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा बेटा। अब पंगा है, देखो अभी मैं इसको 5 मान लेता हूँ, मुझे लग रहा है गड़बड़ है, इसको मैं 5 मान लेता हूँ, 10 और ये 15 है, ठीक है बेटा? ऐसा मैं मान लेता हूँ। तो एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट, यानी एरिया निकालना पड़ेगा। इसके लिए टाइम नहीं मालूम है, तो कैसे करें भाई? मान लेते बेटा ये टाइम है t, तो ये टाइम कितना होगा? देखिए तो 10 और 15 के बीच का टाइम कितना होगा? 5 माइनस t टाइम ये होगा। इसमें ये थीटा और ये थीटा मान लेंगे, ऐसे ना आमने सामने एंगल। इस ट्रायंगल में tan थीटा, इस ट्रायंगल में tan थीटा सॉल्व कर देंगे ना। इस ट्रायंगल में tan थीटा कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? 40 और बेस कितना है? t। देखिए tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये है 40 और ये है t, 40 अपॉन t। और फिर बेटा tan थीटा इस ट्रायंगल में, देखिए ये जो है इधर की साइड, ये ग्राफ में ये वाला जो दिया गया है वो है -30। ऑब्वियस सी बात है, ये 30 हो गया, तो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 30 अपॉन 5 माइनस t, तो 30 अपॉन 5 माइनस t, ऐसा मैं मान लेता हूँ क्योंकि डायग्राम बहुत क्लियर नहीं है। 5 4 जा 20 माइनस 4t, है ना, क्रॉस में, और ये 3t, ये उधर जाएगा 7t इक्वल टू 20, तो t इक्वल टू 20/7 मिनट। अब बेटा ये t मुझे मिल गया, ये वाला t मिल गया, ठीक है? तो अब बेटा बहुत सिंपल है, पहले तो ये ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम हम जानते हैं, एरिया निकालना है, फिर टाइम से डिवाइड करना है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी निकालना है, इसके लिए एरिया, और ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में, इसमें एरिया घटाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये एरिया A1 मान लेते हैं, तो A1 की वैल्यू हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स,
तो देखो ये 10 तो है, 10 प्लस टी, यहाँ से यहाँ तक का साइड का लेंथ कितना होगा, यहाँ तक तो 10 और ये 10, तो 10 प्लस टी ये हाइट, ये हुआ सम ऑफ पैरेलल साइड है। तो ये साइड 10 प्लस टी, देखो ये 10 है और ये टी जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक निकल गया, और ये वाला साइड 5 और 10 के बीच का क्या है, 5 है। तो 10 प्लस टी यानी ये लेंथ प्लस ये लेंथ और इनटू परपेंडिकुलर हाइट, ये हाइट कितना है 40 है, ये आ गया, ये आ गया 20, घबराना नहीं, 20 इंटू 10 प्लस 5 15, 15 प्लस टी, और टी की वैल्यू कितना है 20/7, ठीक है बेटा। ये आ गया मीटर पर मिनट में, ध्यान दीजिएगा मीटर पर मिनट में, मीटर पर मिनट में आंसर देना होगा, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में आया अभी, ठीक है, डरना नहीं बेटा, जो भी आया है ना, बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब उसके बाद बेटा बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एरिया डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, सॉरी ये एरिया है ना, सॉरी एरिया से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं है, मैं कहाँ एरिया में पड़ गया, एरिया से तो मतलब ही नहीं है। मुझे क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी, अरे एवरेज वेलोसिटी जीरो क्या भाई, कैसे, देखो डिस्प्लेसमेंट है, मैं वेलोसिटी समझ बैठा, ये डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से चला डिस्प्लेसमेंट एक तरफ बढ़ा, फिर वहां पे रहे, फिर वापस घटा, फिर वापस यहाँ करके वापस वहीं आ गए, अरे इसकी जरूरत ही नहीं है बेटा। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा, पूछो क्यों, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, मुझे लगा वेलोसिटी है, मैं कंफ्यूज हो गया, यहाँ वेलोसिटी नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है, पूरा 20 सेकंड में ये जहां से चला था वापस वहीं पहुंच गया, देखो पहले भी जीरो और बाद में भी जीरो, सो डिस्प्लेसमेंट टोटल ओवरऑल क्या हो गया, जीरो, इसीलिए द एवरेज वेलोसिटी विल बी जीरो, आंसर इज ए। सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया, मुझे लगा वेलोसिटी टाइम है, एरिया निकालना पड़ेगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया, डिस्प्लेसमेंट टाइम है, समझ में आ गई बात बेटा। कभी-कभी होता है, बड़े-बड़े शहरों में छोटी-छोटी बातें होती रहती है, बट डोंट वरी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते बेटा, तो इस क्वेश्चन में ये आंसर समझ में आया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट जीरो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, घबराना नहीं है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से क्या पूछा गया है, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ एक क्वेश्चन पूछा गया बेटा, अ रिवर 5 किलोमीटर वाइड, देखो बेटा अ रिवर 5 किलोमीटर वाइड is flowing at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। द मिनिमम टाइम, यानी फाइंड द मिनिमम टाइम, फाइंड द मिनिमम टाइम, बहुत आराम से सुनना, फाइंड द मिनिमम टाइम, मिनिमम टाइम, फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन, फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन बाय अ बोट, बाय अ बोट, याद है ये कब पढ़े थे वेक्टर में, बाय अ बोट टू क्रॉस द रिवर, टू क्रॉस द रिवर with a speed of 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप क्वेश्चन देखिए पढ़ रहे हैं, क्या बोलता है बेटा, a river 5 किलोमीटर वाइड is flowing at the rate of 2 किलोमीटर पर आवर। तो देखो बेटा इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो ये रिवर है और यहाँ पर ये 2 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रहा है। अब एक आदमी है इस किनारे पे और क्या बोल रहा है, फाइंड द मिनिमम टाइम टेकन, बहुत ही कम समय में नदी पार करना है टू क्रॉस द रिवर। इसका मतलब बेटा मैंने आपको बोला था, अगर कभी भी बोले शॉर्टेस्ट टाइम में मिनिमम टाइम में नदी पार करना है तो यू हैव टू स्विम परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ रिवर। ये मुझे मालूम है, अगर मैं सीधा इधर चलूंगा तो यहाँ नहीं पहुंचूंगा, कहीं यहाँ पहुंचूंगा, बट टाइम विल बी मिनिमम। तो ये मैंने बहुत पहले बताया था, वेक्टर के बाद रिलेटिव मोशन पढ़ाया था कि फॉर मिनिमम टाइम द बोट या स्विमर शुड स्विम परपेंडिकुलर टू द फ्लो,
ये जब परपेंडिकुलर टू द फ्लो के परपेंडिकुलर स्विम करेगा तो यहाँ नहीं पहुंचेगा, कहीं यहाँ पहुंच जाएगा, बट टाइम बहुत कम लगेगा। तो मैन शुड स्विम परपेंडिकुलर टू द फ्लो, मैन शुड स्विम परपेंडिकुलर टू द फ्लो। मैंने बताया था बहुत सिंपली, परपेंडिकुलर टू द फ्लो। और अब बेटा समय पूछ रहा है, ठीक है, तो इस केस में t बराबर मैंने बताया था W/Vm। कैसे, देखो अगर ये यहां से चला और यहां पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में W हुआ, और इस तरफ वेलोसिटी हमेशा Vm है, ये हमेशा क्या है, Vm है वेलोसिटी इधर की तरफ, तो W/Vm। अब विड्थ कितना बेटा, विड्थ है 5 किलोमीटर, और Vm मैन की वेलोसिटी यानी बोट की वेलोसिटी कितना है 5, तो 5/5 दैट इज 1 आवर। 1 घंटे से और कम टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे में ही नदी पार करेगा। 1 घंटे का मतलब हुआ, मिनट में अगर आंसर दिया तो 60 मिनट विल बी द आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, आराम से जिसका पढ़ा हुआ है थ्योरी जिसको याद है वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत इजी बताएगा, है ना, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, आपको भी फील हो रहा होगा बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो अब मिटाते हैं, देखिएगा बेटा ईमानदारी से। अब यहां देखिएगा बेटा, अब देखिए क्वेश्चन है कि अ पर्सन मूव्स, देखिएगा बेटा, अ पर्सन मूव्स ड्यू ईस्ट, ध्यान से, ड्यू ईस्ट एट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड एंड fills the wind is, बहुत आराम से सुनना, wind is blowing towards, बहुत आराम से, towards south at speed 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर per second, find actual velocity of wind। ऑप्शन में मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, तो देखो बहुत सिंपल है बेटा, ऐसे क्वेश्चन सिंपल तरीके से बनाते हैं। देखिए कह रहा है अ पर्सन moves due east at a speed of 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए बेटा सब लोग ध्यान से देखिए, सब लोग को पता है दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक सॉरी ये ईस्ट है, ये नहीं 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, और ये साउथ है ना बेटा, घबराना नहीं। एक आदमी अ पर्सन मूव्स ड्यू ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ये मैन है जो कि ईस्ट की तरफ चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, घबराना नहीं, सिंपल समझना, अच्छा ठीक है भाई। फिर बोलता है फील्स, यानी उसको महसूस होता, वो देखता है, अच्छा भाई, फील्स द विंड इज ब्लोइंग टुवर्ड्स साउथ। अरे उसको दिख रहा है, उसको लग रहा है कभी नहीं, ये जो विंड है तेज बह रही, विंड को एक ऑब्जेक्ट मान के चलो, विंड को क्या मान के चलो बेटा, एक ऑब्जेक्ट। इसको दिखता है कि अबे एक पार्टिकल है, विंड को एक पार्टिकल की तरह मान लेते हैं, वो साउथ की तरफ जा रहा है, इसको लगता है ऐसा साउथ की तरफ जा रहा है, कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। बोल रहा है ना कि feels the wind is blowing towards south at speed 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी। देखो लग इसको रहा है ना, लग इसको रहा है ना, यानी कि अगर ये रुकेगा बेटा, जैसे ऑब्जर्वर जो बनता है उसको मैंने बोला था, जो ऑब्जर्वर मानेंगे वो रेस्ट में कर लेंगे, तो रेस्ट में कर लेंगे, तो सोचो इसकी वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। अब चूंकि इसको लग रहा है कि सीधा जा रहा है, इसका मतलब हो ना हो इसमें वेलोसिटी 10 इधर की तरफ रहेगी, तभी तो ये 10 और ये 10 बैलेंस करेगा, तो हमें केवल इधर जाता फील होगा। तो आदमी को अगर लगा कि इधर जा रहा है, कि इट इज वेरी ऑब्वियस, या आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर देखिए ना मैन इधर जा रहा है और ये पार्टिकल है, ये सिर्फ साउथ में जा रहा है, इधर नहीं जा रहा है, जिसका मतलब ऑब्वियस सी बात है
जितनी वेलोसिटी इसमें इधर उतनी वेलोसिटी इसमें इधर होगा। सिंपल सी बात है, तभी ना 10 और 10 रिलेटिव वेलोसिटी कट के खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जब चलते थे तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते थे, दोनों वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो 10 में से 10 गया 0, यानी क्लियर हो गया कि जितना 10 इसमें उतना इसमें भी 10 इधर की तरफ होगा, और सिर्फ ये वेलोसिटी दिखाई देगी, ये वाली दिखाई नहीं देगी। तो सिंपल सी बात है, एक्चुअल वेलोसिटी इस पार्टिकल में क्या होगा, तो बोलेंगे एक तो साउथ की तरफ 10 होगा और एक ईस्ट की तरफ 10 होगा, तो इनका रिजल्टेंट इज द एक्चुअल वेलोसिटी। एक्चुअल वेलोसिटी क्या होगा बेटा, ये होगा। अच्छा वेक्टर पढ़े हैं, थोड़ा स्मार्ट बनो। दो वेक्टर परपेंडिकुलर है ना, दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो विंड की वेलोसिटी हो जाएगा 10√2 मीटर पर सेकंड। इसमें कोई दिक्कत है क्या, 10√2 मीटर, जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है 90 डिग्री पे, तो √2 मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा हमने वेक्टर में खूब बनाया है। और दूसरा डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन है ईस्ट और ये डायरेक्शन है साउथ एट 45 डिग्री का एंगल है, जो बिल्कुल बीचों बीच है। क्यों, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल, तो ये 45 भी बनेगा, 45 डिग्री पे साउथ ईस्ट बोलेंगे, तो हम बोलेंगे 10√2 साउथ ईस्ट इज द आंसर। ऑलवेज कीप स्माइलिंग, खुश रहो हमेशा। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया। तो बहुत सिंपल तरीके से ये मैंने आपको बताया, एक बहुत आसान सा प्रश्न था बेटा। इसको अगर जिसने रिलेटिव मोशन ठीक से पढ़ा हुआ है, रिवाइज कर रहे हैं, क्वेश्चन सारे रिवाइज करा, तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन बन जाता। बन जाता नहीं बन जाता, गलत बोल रहा हूं क्या, सही बोल रहा हूं, बन जाता बेटा, है कि नहीं। चलिए तो देखिए ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, मैंने बता दिया। डरने का नहीं, डरने का नहीं। और बता दूं, चलो थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन के कर ले क्वेश्चन। चलो थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन के और क्वेश्चन करते हैं ना, प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन करते हैं, बोलो पक्का। चलो प्रोजेक्टाइल मोशन क्वेश्चन करते हैं। अच्छा बेटा, अगर मान लो हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आ गया प्रोजेक्टाइल में ही, मान लो बेटा, घबराना नहीं, एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, देखते हैं कैसे बनेगा, देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड ऑन एन एनिमी पोस्ट by an aeroplane flying with a velocity 60 km/h at a height of 490 meter। ये तो इजी है ना बेटा। How far the aeroplane must be from the enemy post of time of dropping the bomb so that it may directly hit the target? What is the trajectory of the bomb? ये तो इजी है, ये तो बहुत इजी है। ये क्वेश्चन क्या है, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सॉरी, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन मिल जा, बढ़िया क्वेश्चन मिल जा, अच्छा क्वेश्चन मिल जा, जल्दी जल्दी मिल जा। दिखाई तो दिया, दिखाई तो दिया, देखते हैं, बनाते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा बेटा, अ पार्टिकल, ध्यान दीजिएगा, a particle moves along a parabolic path y equal to 9x square in such a way that, ध्यान दीजिएगा, in such a way that the x component of velocity remains constant and has a value 1/3 meter per second. Then find the acceleration. of the particle
पार्टिकल, हमें पार्टिकल का एक्सेलरेशन सॉल्व करना है। डर लग रहा है क्या? डरना नहीं, रहूंगा बनाते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है बेटा, पहले पढ़िए क्या बोलता है। A particle moves along a parabolic path y equal to 9x square in such a way that the x component of velocity remains constant। पहले तो पार्टिकल इस पाथ में चलता y equal to 9x square, और बोलता है इस तरह से चलता है कि x component of the velocity remains constant, यानी velocity का x component, x डायरेक्शन velocity constant है, और उसकी वैल्यू बोलता है 1/3 है। तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। चलो बेटा एक्सेलरेशन निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करो। y का डिफरेंशिएशन 1 इनटू इसका स्मॉल पार्ट इनटू में डिवाइड करके लिख देंगे, x स्क्वायर का 2 आगे x और इनटू स्मॉल पार्ट dx लिख देंगे। अच्छा भाई घबराने का नहीं, जोर से घबराने का नहीं। dt से डिवाइड मार दो दोनों तरफ, ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी y डायरेक्शन 9 to the 18 x into dx by dt is the velocity in x direction। बहुत बढ़िया, और सब लोग बहुत बढ़िया, आराम से सुनना बेटा, घबराना नहीं। अब vy है और मेरे पास vx है, मुझसे कह रहा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो देखो x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, ध्यान देना x डायरेक्शन वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में होगा नहीं, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में होगा। हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। आओ भाई डिफरेंशिएट करें, पहले vy का डिफरेंशिएशन 1 इनटू छोटा पार्ट dvy स्मॉल पार्ट 18 ऐसे रहेगा, डिफरेंशिएट करेंगे बेटा। ये तो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना, एक को रखेंगे दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे x इनटू, है ना, या ऐसा करके vx की वैल्यू 1/3 डायरेक्ट लिखते हैं। हाँ चलो vx की वैल्यू 1/3 डायरेक्ट लिख देते हैं, है ना, तो ज्यादा प्रोडक्ट रूल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है ना। vy is equal to 18 1/3 है, देखिए vx की वैल्यू 1/3 है into x, ये कितना आएगा 6x आएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे dvy, vy का डिफरेंशिएशन 1 into स्मॉल पार्ट x का डिफरेंशिएशन dx, सही लिख रहा हूं बेटा, x का डिफरेंशिएशन dx। अब dt से डिवाइड करूंगा, तो dt से डिवाइड कर रहा हूं दोनों तरफ, सही है। और ये क्या आ गया एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन बराबर 6 इनटू और dx by dt वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, और x डायरेक्शन वेलोसिटी कितना है, फिर से 1/3 तो दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मिलाते हैं आंसर, और हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में जेकब हो जाएगा। मिला लें, लेवल 2 में सेकंड, लेवल 2 में डी नंबर ऑप्शन होना चाहिए। मिलाते हैं बेटा, लेवल 2 क्या आंसर मिलेगा क्या, लेवल 2 एंड 22 का डी का मतलब 2। तो सिंपल कहानी बेटा, बहुत आसान है। वाई डायरेक्शन में जेकब दिया, आंसर ऐसे दिया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ऐसे जेकब लगा दिया। एक ही बात है, वाई डायरेक्शन में पहले से मुझे पता था, तो सिंपल कहानी बनाया। क्वेश्चन बहुत आसान होता है, देखिए कैसे बनाया, कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए बस। पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली, ठीक है। आइए अब मैं थोड़ा थोड़ा चैप्टर भी आगे बढ़ाता हूँ। आप डेली डेली डाउट पूछ रहे, देखिए एक बच्चे ने डाउट पूछा था इसलिए मैंने कराया क्वेश्चन। डेली डेली मुझे डाउट भेजो बेटा, क्वेश्चन भेजते जाओगे, मैं डेली डेली 3-4 बनाता चलूँगा और चैप्टर भी आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। चैप्टर भी बढ़ना हम लोग आगे। अभी मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कॉल्ड, ध्यान से सुनिएगा, जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा उस चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। यानी जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं बेटा उस चैप्टर का नाम है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है बेटा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, NLM। क्या बोलेंगे बेटा, NLM। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और मैं चैप्टर भी पढ़ाऊंगा और डाउट भी कराऊंगा। करेंगे कैसे, अब जैसे आपने प्रोजेक्टाइल की क्वेश्चन लगाया तो मुझे डाउट भेज देना, व्हाट्सएप कर देना, मैं इसमें बनाता चलूंगा और चैप्टर भी आगे बढ़ाता चलूंगा ताकि सिलेबस भी आगे बढ़े और क्वेश्चन भी होता चले, ठीक है। चलिए
तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक, मुझे क्या क्या चाहिए, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर एंड बैच, 3 इंफॉर्मेशन चाहिए बस, आप मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, चलिए तो देखिए न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बेटा न्यूटन ने मोशन के रिलेटेड, मोशन से रिगार्डिंग 3 लॉ दिए, है ना। न्यूटन जो है हमें 3 लॉ दिए, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो देखिए बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, यानी हम लोग सबसे पहले न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इस लॉ को बेटा हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या बोलेंगे बेटा, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहानी है, बहुत सिंपल कहानी है, बहुत सारी चीजें आप जानते भी हैं, पहले से भी पढ़ा हुआ है, बट डोंट वरी, मैं तो मान के चलूंगा कि आप नील बटे सन्नाटा है, आप खतरनाक है, बिल्कुल सुनने पे है, और आप मुझे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ाना है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। तो देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये है बेटा कि, बिल्कुल ध्यान से बोल रहा हूँ, देखिए सबसे पहले तो सिंपल सी बात है, अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, when no external force acts on a body, then body will continue at rest. If it was at rest, then it will be at rest. अगर वो रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, and if it was in motion, अगर वो मोशन में था, then it will continue with the same velocity, है ना। बहुत सिंपल सी बात है। देखिए when no external force acts, बहुत ध्यान से बेटा, when no external force acts on a body, when no external force acts on a body, अगर बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, then body will remain in its state of motion. Body will remain in its state of motion, है ना, अपने स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा बेटा, है ना, मोशन का जो अवस्था उसमें रहेगा। दैट इज ध्यान से सुनिएगा, दैट इज इफ इट वाज एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट में था, इफ इट वाज एट रेस्ट, बहुत आराम से सुनना, then it will be continuously at rest, है ना, it will be continuously at rest। अगर वो रेस्ट में था तो वो कंटिन्यूअसली रेस्ट में रहेगा, एंड इफ इट वाज इन मोशन, अगर वो मोशन में था, बहुत प्यार से, है ना, इट वाज इन मोशन, देन इट विल कंटिन्यूअसली मूव, continuously move with same velocity, यानी देखो बेटा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बहुत सिंपल है कि when no external force acts on a body, अगर किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं, नहीं लगता है, then body will remain in its state of motion, यानी बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा। मतलब दैट इज इफ इट वाज एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट में था, then it will be continuously at rest, वो रेस्ट में ही रहेगा, रेस्ट में था, रुका ही रहेगा। and if it was in motion, अगर वो चल रहा था, then it will continuously move with same velocity, तो same velocity से ही चलता रहेगा, है ना। इसको अभी एक लाइन में और बोल सकते हैं, जैसे ही मैंने थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्टिव वे में समझाया, आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अ बॉडी विल बी एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी until or unless no external force acts on, यानी बेटा इसको एक लाइन में और लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से, मैं इसे मिटा रहा हूं बेटा, आप इस लॉ को ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप लिख लेना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अ बॉडी, देखिए ध्यान से, अ बॉडी विल बी एट रेस्ट और मूविंग विद, बॉडी विल बी एट रेस्ट और
moving with या will remain at rest or moving with same velocity until or unless when no external force acts on it, यानी बेटा अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा तो तब तक बॉडी अगर रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगा और चल रहा था तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। देखिए इतना मैंने समझाया, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक फोर्स में वो चलेगा कैसे, और अगर चल रहा तो सेम वेलोसिटी चलता रहेगा जब तक उसमें फोर्स नहीं लगेगा। तो पहला जो लॉ है वो यही है, बहुत सिंपल सा लॉ बेटा, है ना। तो फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज वेरी सिंपल कि बॉडी रुका रहेगा, चल रहा है तो उतनी वेलोसिटी से चलता रहेगा जब तक कि कोई उस पर फोर्स ना लगे। क्लियर? अब यहां पर बेटा बहुत ध्यान से सुनना, इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का पता चलता है जिसे हम बोलते हैं इनर्शिया। इनर्शिया एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है। ये बहुत जरूरी बात है बेटा कि इनर्शिया, एवरी ऑब्जेक्ट हैविंग इनर्शिया, मतलब किसी बॉडी में मास है, ऑब्वियस सी बात है मास तो रहेगा ही, तो एवरी मास हैविंग इनर्शिया, प्रत्येक मास में इनर्शिया होता है बेटा, है ना। तो बेसिकली जब आप इसको थोड़ा और गहराई में सोचो, दिमाग को खोलो और गहराई में सोचो कि दरअसल बॉडी रेस्ट में है और रेस्ट में ही है तब तक फोर्स नहीं लगा, या चल रहा तो उतनी वेलोसिटी चलता रहेगा। तो थोड़ा और एक स्टेप और आगे जाके सोचा गया तो ये पता चला बेटा कि एवरी बॉडी में, एवरी ऑब्जेक्ट में एक प्रॉपर्टी छुपी होती है। एक एवरी ऑब्जेक्ट, आप में भी वो प्रॉपर्टी है, मुझ में भी वो प्रॉपर्टी, हर चीज में एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। तो इनर्शिया बेसिकली एक बॉडी की प्रॉपर्टी का नाम है ना। अब इनर्शिया एक प्रॉपर्टी, तो सर ये प्रॉपर्टी है क्या? तो बोलते हैं इनर्शिया वो प्रॉपर्टी जिसके कारण बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, वो रुका है तो रुका ही रहना चाहता है। तुम फोर्स लगाओगे तो वो अचानक से नहीं चल पड़ेगा, वो स्पीड पकड़ने में टाइम लगाएगा। अंदर एक द्वंद्व युद्ध चलता है, अंदर एक फाइट चलती है, बैटल होता है। इनर्शिया समझो बॉडी के अंदर एक आत्मा है, उसकी एक शर्त है, वो बोलता है यार रुका है तो रुका ही रहना, रुका है तो रुका ही रहना। अब वो बॉडी रुका है तो वो चाहता है कि मैं रुका रहूं, कोई धकेल रहा तो वो मना करेगा, भाई चल मैं नहीं चलना, और फोर्स बोलेगा भाई चल तेरे को चलना कैसे नहीं पड़ेगा। तो एक फाइट होती है। अगर बॉडी चल रहा है, अब फोर्स लगा तो वो आत्मा बोलती है, वो जो प्रॉपर्टी है वो बोलती है अरे यार अच्छा वाला मैं वेलोसिटी चल रहा था, अब तू मुझे धकेलने लगा, वेलोसिटी बढ़ा रहा, नहीं बढ़ूंगा। अब वो इनर्शिया अपोज करता है। इनर्शिया बेसिकली एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन का अपोज करता है। इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है जो एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, किसी भी चेंज का अपोज कर देता है। मतलब उसके मोशन का जो अवस्था है, स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट में है या वेलोसिटी चल रहा है, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, चेंज होगा अपोज करेगा, ये इनर्शिया। तो इनर्शिया किसी भी चेंज का, मोशन उसके चेंज का अपोज करेगा। अब सोचो बेटा, आप जिस कमरे में बैठ करके वीडियो देख रहे हो, पंखा है लगा हुआ, पंखा घूम रहा बढ़िया से, अब स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, मान लो स्विच ऑफ कर दिया, तो स्विच ऑफ करते ही करंट तो बंद हो गया पंखे में जाना, पंखे में तो करंट जाएगा नहीं, फिर भी पंखा घूमता रहता है। क्यों घूमता है? ड्यू टू इनर्शिया। वो इनर्शिया की वजह से घूमता रहता है, उसमें बैटल हो रहा है, उसमें युद्ध छिड़ गया। अंदर इनर्शिया बोलता नहीं तू पंखा तू चलेगा, क्योंकि मेरे में प्रॉपर्टी है, अगर मैं चल रहा था तो चलते रहे। लेकिन जिस रॉड पे पंखा घूम रहा वहां फ्रिक्शन लगता है, करंट तो बंद हो गया, जो उसे घुमा सके, करंट बंद हो गया। अब फ्रिक्शन जो है बोलता नहीं रुक। अगर वहां पर फ्रिक्शन नहीं होता पंखे पर, जहां रॉड पे टंगा रहता है कॉइल, अगर वहां फ्रिक्शन तो अनंत काल तक ये पंखा ऐसे घूमता रहता है। इनर्शिया जो है उसको धकेल देगा, चल रहे
रुके मत। तो इनर्शिया चेंज का अपोज करता है बेटा। अब आप पंखा बंद है, अब आप स्विच ऑन करते हैं, करंट बह रहा है, लेकिन क्या पंखा तुरंत स्पीड पकड़ लेता है? नहीं, पंखे को थोड़ा स्पीड पकड़ने में टाइम लगता है। वो इनर्शिया जो अपोज करता है, उसे स्पीड पकड़ने से रोकता है कि क्या कर रहा है, तू तो रुका हुआ था, हम बह रहे हैं। लेकिन करंट बोलता है, करंट ऐसे टॉर्क लगता है, ऐसे घुमाता है, करंट ऐसे घुमाता है, घूम 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 घूम। इनर्शिया मना करता है, नहीं घूम नहीं घूम नहीं घूम। करंट बोलता है ऐसे कैसे नहीं घूमेगा, मैं भी तो हूं, घुमा देता उसे। क्या स्पीड बढ़ते ही क्या करंट बढ़ने लगता है? नहीं, आप स्विच ऑन करते हैं, करंट जा रहा है अपना, और उस करंट की वजह से पंखे का स्पीड बढ़ने लगता है। इनर्शिया अपोज करता है, इसी अपोजिशन करने में ही समय लग जाता है। अगर ये इनर्शिया अपोज नहीं करता तो ऑन करते फटाक से फुल स्पीड जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। स्विच ऑन करो तो थोड़ा देर लगेगा, 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड में जाकर के फुल स्पीड पे आएगा। तो वो टाइम क्यों लगता है? इनर्शिया की वजह से टाइम लगता है। तो ये सारा चीज इनर्शिया का खेल है बेटा। अब ये बचपन से आप सुनते आ रहे थे, ये खेल आप बचपन से सुनते आ रहे थे। हम बस में बैठते हैं, बस में बैठे हैं, बस रुकी हुई है, बस अड्डे पे बस रुकी हुई है, बस का ड्राइवर आया, अचानक से बस बढ़ा दिया तो हम लोग पीछे की तरफ ऐसे पीछे की तरफ झुकते हैं। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया, है ना? याद आ रहा ना? फिर हम लोग पढ़ते थे, चलती हुई बस है, बस में ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिया, हम आगे की तरफ झुकते हैं। क्यों? तो बोलते ड्यू टू इनर्शिया। चलती बस से जब हम उतरते हैं तो हमें कुछ दूर तक बस के साथ दौड़ना पड़ता है। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया। तो आखिर इनमें इनर्शिया का रोल क्या है, ये बहुत समझना जरूरी बेटा। तो सबसे पहली बात तो इनर्शिया, तो इतना मैंने जो बोला उसमें थोड़ा बहुत तो इनर्शिया के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी, है ना बेटा, जिसके कारण बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहता है। उसमें एक टेंडेंसी होती है, उसमें एक टेंडेंसी होती है कि वो रुका है तो रुका रहना चाहता है। अब फोर्स लगेगा तो स्पीड नहीं पकड़ेगा जल्दी। इसलिए बेटा इनर्शिया एवरी ऑब्जेक्ट में, एवरी मास में, ऑब्जेक्ट मतलब मास, एवरी मास में है। तो देखिएगा बेटा इनर्शिया क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी फाउंड इन एवरी मास, every mass due to which body having tendency to remain in its state of motion, in its state of motion, and opposes any change in its state of motion। सबसे ज्यादा जरूरी ये है बेटा कि आपको इनर्शिया समझना पड़ेगा। फिजिक्स अगर आपको सीखनी है तो इनर्शिया समझना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, जिसका ये चैप्टर मजबूत रहेगा, जितना अच्छा सोचेगा, जितने सारे क्वेश्चन बनाएंगे, थ्योरी बिल्कुल क्लियर रहेगा, वही आगे पूरी फिजिक्स पढ़ पाएगा। क्योंकि लॉज ऑफ मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लॉज ऑफ मोशन नहीं आता तो आप कोई चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे, बहुत क्लियर से वर्ड में। और ये 11th एंड पूरे 12th में आपको बार बार ये दिखाई देगा कि यार लॉज ऑफ मोशन तो बहुत जरूरी चीज है यार। न्यूटन का नियम नहीं जानोगे तो फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे भाई, ये सिंपल सी बात है। फिजिक्स का मतलब होता ही है न्यूटन। फिजिक्स का मतलब क्या होता है? न्यूटन। अगर न्यूटन के लॉ नहीं पढ़ोगे तो फिजिक्स नहीं पढ़ पाओगे। यानी फिजिक्स में यूं समझ लो 80% पूरी फिजिक्स है वो न्यूटन पर बेस्ड है, न्यूटन के लॉ पर बेस्ड है। कहीं ना कहीं न्यूटन लॉज लग रहे हैं। तो देखिए, इट इज अ प्रॉपर्टी फाउंड इन एवरी मास ड्यू टू विच, ये सभी मास में मिलता है बेटा, ड्यू टू विच बॉडी हैविंग tendency to remain in its state of motion and opposes any change in its state of motion।
हमेशा एक प्रॉपर्टी होती है जो अपने स्टेट ऑफ मोशन में रहना चाहता है, रुका है तो रुका रहना चाहता है, चल रहा है तो उसी प्रोसेस चलता रहना चाहता है। अगर फोर्स लगता है, कोई बाहर से फोर्स लगाता है, चेंज होता है, उस चेंज का अपोज करता है। दिस इज द इनर्शिया। इनर्शिया अपोज करता है, अपोजेस एनी चेंज इन स्टेट। स्टेट ऑफ मोशन में जैसे चेंज अपोज कर रहे हैं ना, दैट्स व्हाई इट विल टेक सम टाइम। पंखा को फुल स्पीड आने में टाइम लगता है। आप गाड़ी को बाइक चलाते हो, एक्सेलेरेटर देते हो, क्या तुरंत स्पीड फास्ट हो जाती है? नहीं, इट विल टेक सम टाइम। क्यों? ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया अपोज करता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर बेटा इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। बेसिकली उस कॉज का अपोज करता है जिसकी वजह से ये चेंज हो रहा है। इनर्शिया बेसिकली अपोजेस दैट कॉज जिसकी वजह से ये स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है। विरोध करने का मतलब, अपोज करने का मतलब एक तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज है। बेसिकली अब उसको और ठीक से देखो तो उसका विरोध करता है जिसकी वजह से ये चेंज हो रहा है। उस कॉज का, उस रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से ये चेंज हो रहा है ना। अब देखिए और ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब जैसे मैं आपसे बोलूं कहीं पर टर्म लिख के आ गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर लिख के आ गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट, व्हाट इज मीन बाय दिस? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसका रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट में उसके साथ भी इनर्शिया एसोसिएट है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में और उसके साथ भी इनर्शिया एसोसिएट है, उसे बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर कोई बॉडी क्या बेटा रेस्ट में और उसके साथ भी इनर्शिया एसोसिएट, उसे क्या बोलेंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जैसे एज फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए ये एक गाड़ी है, ये एक गाड़ी है, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये एक गाड़ी है और ये गाड़ी जो है बहुत ध्यान से सुनना, ये गाड़ी रेस्ट में है और इसमें एक आदमी है और ऐसे खड़ा है, इसके पैर जो हैं ये फ्लोर पर हैं, लटका हुआ नहीं है। अब बेटा जैसी गाड़ी स्टार्ट करती है चलना, स्टार्ट्स टू मूव, जैसी गाड़ी स्टार्ट करता है चलना तो ये आदमी पीछे की ओर झुक जाता है ना, टर्न्स बैक, वाई, पीछे की ओर टर्न करता है, मतलब इसको पीछे की ओर क्या बोलते हैं? झुक जाना। इसको क्या बोलेंगे? टर्न्स बैक। अच्छा बता, ऐसे मुड़ने वाला नहीं, ऐसे मुड़ने वाला नहीं, पीछे की ओर, मतलब ऐसे समझ लो पीछे की ओर झुकता है, पीछे की ओर वो टिल्ट होता है, पीछे की ओर फोर्स महसूस करता है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कैसे समझो, एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखो देखो, इसके पैर फ्लोर के कांटेक्ट में हैं। जब गाड़ी चलती है तो यहां पर फोर्स लगता है पैरों पर, क्योंकि जूते और शूज जो है और फ्लोर के बीच में फ्रिक्शन है, खुरदरा है, ग्रिप है ना, ग्रिप है बेटा, पकड़ा हुआ फ्लोर को। जब फ्लोर आगे बढ़ता है, गाड़ी का फ्लोर आगे बढ़ता है तो इसके पैर भी आगे बढ़ते हैं, तो यहां फोर्स लगा, पैर आगे बढ़ते हैं। लेकिन पूरी बॉडी में तो इनर्शिया है। इनर्शिया क्या करेगा? बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, बॉडी रेस्ट में तो क्या रखना चाहेगा? रेस्ट में, है ना, रेस्ट में रहना चाहता। अब बस तो चल पड़ी, तो ये बॉडी जो है अपने आप को रेस्ट में रहना चाहता है, तो ये नहीं चलेगा, मना करेगा चलने से, तो इसके पैर आगे बढ़ जाते हैं और ये आदमी पीछे की ओर झुक जाता है। पीछे की अगर इसके सपोर्ट नहीं लिया तो पीछे गिर भी जाएगा। जैसे आप कभी बस में हैं और बस में भी सीट पर नहीं बैठे हैं, आप खड़े हैं, अचानक से बस चल पड़े, आप पीछे गिरेंगे बिल्कुल धड़ाम से। क्यों? क्योंकि हमारे पैरों पे तो फोर्स लग गया, पैर आगे गए, लेकिन पूरी हवा में ये बॉडी पूरी हवा में है, हमने सपोर्ट नहीं लिया है किसी का, हमें इनर्शिया है, मास बोलेगा ना चलना नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं, जाने दो उसको, फोर्स लगा, टांग आगे गई, पूरी बॉडी गिर गई, हम आगे थोड़ी में जाते हैं बिल्कुल उसके साथ साथ। हाँ, अगर मैंने कोई रॉड पकड़ लिया, ये कोई बस में पोल होता है ना बेटा पकड़ने के लिए, आपने देखा होगा, ये ऐसे हैंडल होता है बस में, ट्रेन में, लोकल ट्रेन में जाओगे या मेट्रो में सफर करते ऐसे रॉड होता है, उसमें हैंडल लगा होता है। जब आप पकड़ते हैं तो फ्लोर पे तो फोर्स लग ही रहा है, पैरों पे फोर्स लग रहा है, हाथों पे फोर्स लगता है, और आप गिर नहीं पाते, आप बल्कि सपोर्ट लेते उसका। ट्रेन अगर इधर चल रही है तो आप रॉड पर इधर की तरफ दबाते हैं, ट्रेन इधर रॉड को पुश करते हैं,
क्योंकि आपका इनर्शिया बॉडी बोलता नहीं चलना, आप पुश करेंगे रॉड आप पे फोर्स इधर लगाता है, आप चलने लगते हैं, आप झुकने से बच जाते हैं क्योंकि वो सपोर्ट हमें देता है। तो यहाँ पर बेटा इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी बॉडी रेस्ट में था, गाड़ी चल पड़ी, लेकिन हमारी बॉडी तो नहीं चलेगी ना, क्योंकि इनर्शिया मना करेगा चलने से, तो हम पीछे झुकते हैं। अगर हमने सपोर्ट लिया तो हम फिर आराम से चल पाएंगे, सपोर्ट लिया तो गिर जाएंगे बिल्कुल। हमारी बात समझ में? तो दिस इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब जैसे मैंने आपसे कहा, एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने आपसे कहा ये बेटा धागा है, ये क्या बेटा? धागा। अब यहां पर बेटा ये बॉडी है, टांग दिया, ओके, टांग दिया। अब यहां पे दूसरा धागा है, ये ए है, ए स्ट्रिंग है, ये दूसरा बी स्ट्रिंग है। अब ये मास है ना बेटा, यहाँ पे मास है। अब ये रेस्ट में है, इसमें इनर्शिया है, ये रेस्ट में रहना चाहेगा। अगर मैं धागे को झटके में खींचूं, कैसे खींचूं? झटके में, यानी ऐसे करके बी को पकड़ा, ऐसे झटके में खींचा, तो ए टूटेगा या बी टूटेगा? जल्दी बताओ। अगर मैं ऐसे पकड़ूं और झटके में ऐसे झटका दे दूं, तो पहले ए टूटेगा या पहले बी टूटेगा? तो आंसर है बी टूटेगा, ए नहीं टूटेगा। देखने में लगता है ए पर ऑलरेडी लोड है ज्यादा, इतना बड़ा लोड पहले टंगा हुआ है, और खींचेंगे तो ए और खींच जाएगा तो ए पहले टूटेगा, बट आंसर नहीं है ऐसा। ए नहीं टूटेगा, बी टूट जाएगा। अगर क्विकली ऐसे खींचते हो तो बी टूट जाएगा, ए को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे क्विकली खींचते हो, यानी फोर्स लगाते हो, फोर्स लगा खींचते हो बेटा, तो ये इनर्शिया है इसमें, इनर्शिया, और ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में बेटा, और ये इनर्शिया इसमें, इनर्शिया चाहेगा कि रेस्ट में रहे। आप बहुत ही कम समय के लिए फोर्स लगाओगे, यानी बहुत ही छोटे समय के लिए फोर्स लगाओगे, तो इनर्शिया और फोर्स में फाइट होगा कि मैं नहीं चलने दूंगा, फोर्स बोलेगा चल, मैं नहीं चलने दूंगा। इनर्शिया की वजह से बॉडी रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रह जाएगा जब तक ये फोर्स लग रहा है। जितनी देर में इनर्शिया कमजोर पड़ता कि ठीक है यार चल, तब तक फोर्स लगना बंद हो गया, तो बोला अच्छा हुआ मत चल, नहीं आ जाएंगे। क्विकली का मतलब क्या हुआ? बहुत थोड़ी सी देर के लिए फोर्स लगा, बहुत थोड़ी सी देर के लिए फोर्स लगा, उतनी देर में, उतने छोटे से देर में, बहुत छोटे समय के लिए फोर्स। क्विकली मतलब क्या होता है? बहुत छोटे समय के लिए फोर्स लगाना, उतने देर में इनर्शिया की, इसमें इनर्शिया, इनर्शिया बोलेगा मैं रुका हुआ, बॉडी रुकी, तू रुक रही हो भैया, फोर्स लग रहा है, ये बॉडी बोलेगा फोर्स लग रहा है, आत्मा बोलेगी नहीं, इनर्शिया बोले नहीं नहीं चल रहा है तेरे को, फोर्स लगने दे, टेंशन मत ले, इनर्शिया है, वो रोकेगा चलने से। उतने देर में फोर्स गया, तो इनर्शिया बोलता अच्छा हुआ कम बगत निकल लिया, अपन रुके ही रहना, चलना बंद बिल्कुल। और इस टेंशन, इस रस्सी पर कोई लोड पड़ता ही नहीं है। आप क्विकली खींच देगा तो आपके फोर्स का इस पर कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से बॉडी जब तक नीचे खींचेगा और नहीं, जब तक ये बॉडी नीचे और नहीं चलेगा, तब तक इस पे और तनेगा तो टूट जाएगा। लेकिन आप क्विकली लगाते हैं फोर्स, यानी बहुत छोटे से देर के लिए लगाते हैं, उतने देर में ये बॉडी जो है चलने की जब तक सोच रहा था, जब तक इनर्शिया थोड़ा कमजोर पड़ता उतने देर में फोर्स खत्म हो गया, तो ये बोलेगा अच्छा हुआ खत्म हुआ, चल नहीं चल रहा, तो इस पर लोड नहीं बढ़ा या और नहीं तना, उतने देर में बहुत छोटे समय में फोर्स इस पे लगा, तो ये रस्सी टूट सकती है। तो अगर आपसे बोलता है कि क्विकली खींच दिया तो कौन टूटेगा? बी पहले टूटेगा। ए क्यों नहीं टूटा? तो बोलेंगे इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये जो आपने फोर्स लगा इधर ट्रांसफर ही नहीं हो पाया। क्यों? जब फोर्स लगाया तो बॉडी और नीचे जाना चाहिए था, तो और ये तनता तो टूटता, लेकिन उतने देर में फोर्स ही खत्म हो गया। आपने बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए फोर्स लगाया, इनर्शिया इसको रोके हुए था, तो रोकता है ना, धीरे धीरे चलने देता है ना, अचानक से तो चलने नहीं देगा, फोर्स तो अचानक थोड़ी चल देगा, इसको टाइम लगेगा चलने, होते देर में फोर्स खत्म, तो तना ही नहीं और लोड पड़ा ही नहीं, इसमें कुछ लोड ही नहीं पड़ा एक तरह से, ये टूट जाएगा, ये नहीं टूटेगा। ये एक्सप्लेनेशन आपको सुनना बेहद जरूरी है बेटा। तो ये मैंने आज क्या पढ़ा बेटा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को ठीक से समझाया, जितना मैं बोला हूँ सब कुछ बार बार दोबारा सुनो, दोबारा देखो, तब जाकर के आपको चीजें समझ में आएंगी। बोलो क्लियर है? अच्छा, अब सुनना बेटा ध्यान से, ठीक क्लियर हो गया? अच्छा, जैसे देखिए एक चीज और बताइए, आप बाइक स्टार्ट करते हैं, एक्सीलरेटर देते हैं, तुरंत गाड़ी चल पड़ती है, तुरंत गाड़ी फुल स्पीड में आ जाती है? नहीं, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। बाइक और आप रेस्ट में हैं, आप एक्सीलरेटर देते हैं, रोड रफ है, तो बाइक पे फोर्स आगे लगता है, इनर्शिया बोलता है नहीं चलने देंगे, वही टाइम लगता है उसको स्पीड पकड़ने। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। बताओ बेटा इनर्शिया ऑफ मोशन में जैसे मान लीजिए ब्रेक अप्लाई किया गया, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स आर अप्लाइड, ठीक है बेटा, ब्रेक्स आर अप्लाइड। अगर बेटा मूविंग व्हीकल है, गाड़ी चल रही है, बस चल रही है और ब्रेक अप्लाई हुआ, मोशन इधर है, वेलोसिटी इधर है और ब्रेक अप्लाई करने वाला एक्सेलेरेशन पीछे हो जाएगा। ब्रेक अप्लाई में यही होता है ना, रिटार्डेशन होता है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है। बताओ ये आदमी किधर झुकेगा? आगे की तरफ। ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड फाइनली एंड स्टॉप्स, और कार रुक गई तो बोलो किधर झुकोगे, आगे या पीछे? तो बोले आगे, फटाक से आगे झुकोगे। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में इनर्शिया है, बॉडी चल रहा है तो इनर्शिया बोलेगा चलते रहियो, चलते रहियो, रुकियो मत, बिल्कुल चलते रहियो, चलने की कोशिश, चलने रुकने की कोशिश मत करियो। और गाड़ी रुक गई, और गाड़ी रुक गया, फ्लोर पे खड़े, फ्लोर रुक गया तो पैर पे फोर्स लगा, पैर रुक गया। ऐसा लग रहा है पैर को किसी ने पकड़ लिया, ग्रिप कर लिया, जूते से ग्रिप बनती है ना, रुक गया। अब पूरी बॉडी में इनर्शिया है, पूरी बॉडी में इनर्शिया है, इनर्शिया लगा रुकियो मत, तू चल आगे झुकी, तो इससे बात है इनर्शिया हमारे को आगे खींचेगा, आगे झुक जाएंगे। तो झुकने की वजह क्या है? इनर्शिया। झुकने की वजह क्या है? इनर्शिया। आ रही बात समझ में बेटा? इनर्शिया ऑफ मोशन। जैसे देखिए चलती हुई बस से हम उतरते हैं और हम दौड़ते हैं। क्यों दौड़ते हैं? बस इसलिए क्योंकि हम चलती हुई बस से उतर रहे हैं, बस चल रही है, हम भी तो उसमें थे, हमारे में इनर्शिया है। अगर हम अचानक से बस से उतरे और खड़े हो गए तो इनर्शिया जैसे तो हम झुक जाएंगे ना, गिर जाएंगे ना। हमें गिरना नहीं है, बचाना है अपने आप को, इसीलिए हम पैर थोड़ा दूर चलते हैं, पैरों से दबाते हैं ग्राउंड को, फोर्स लगता है पीछे, धीरे धीरे रिटार्ड होते रुकते हैं। तो अगर हम चलती बस से उतरते हैं तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ द इनर्शिया ऑफ मोशन। हमें चलती बस से उतरने के बाद जिधर बस चल रही थी उसी डायरेक्शन में थोड़ा सा दौड़ना। और दौड़ कैसे? एकदम ऐसे करके थोड़े दौड़ेंगे, थोड़ा आगे से पांव को धरती को ऐसे दबाएंगे, ऐसे दबाते हैं ना, ऐसे करके दबाते हैं, कारण ताकि फोर्स मेरे पे पीछे लगे, इनर्शिया जो मुझे धकेल रहा है फोर्स पीछे लगे ताकि मैं रिटार्ड हूं और रुक जाऊं। इनर्शिया मोशन कितना अच्छा एग्जांपल है। आई बात समझ में? तो बस यहीं तक पढ़ा रहे हैं आज न्यूटन फर्स्ट लॉ, और फिर कल न्यूटन सेकेंड लॉ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग डेली डाउट करेंगे, 3 से 4 डाउट डेली आप मुझे भेज दिया कीजिएगा, 4 से 5 डाउट हम खींच लिया करेंगे, ठीक है ना। पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर एंड बैच आप मुझे भेज देंगे, मैं डेली बना दिया करूंगा, ठीक है। तो डाउट भी होता रहेगा, चैप्टर भी आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।